राधे राधे। एपिसोड 476 अंश का गुस्सा। रितिका ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और अपने सामने खड़ी लड़की से बोली, आई एम फाइन, डोंट वरी। 205, यू नो यू कांट कॉल मी बाय माई नेम इन दिस मिशन। उसकी बात पर सामने वाली ने कहा, ओह आई एम सॉरी 001, आई वॉज जस्ट। वह कह ही रही थी कि रिद्धि ने उसे हाथ दिखाकर बोलने से रोक दिया। उस लड़की का नाम विशाखा था। रिद्धि बोली, इट्स ओके, अब टीम से को आने के लिए कहो और इसे ले जाओ, चीफ किसी वक्त आते होंगे। उसने इतना कहा ही था कि एक आदमी जिसने कॉप्स के कपड़े पहन रखे थे वो उसके पास आते हुए बोला, वेल डन 002 एंड 205। रिद्धि और विशाखा ने एड़ी को पटकते हुए उसे सैल्यूट किया। चीफ ने कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छे से संभाल लिया इसे, मुझे कब से इसके हाथ में आने का इंतज़ार था। कितना परेशान किया उसने हमें, हर बार बचकर चला जाता है। हा 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 हा। ये कहते हुए वो हंसने लगा। रितिका और विशाखा ने प्राउडली मुस्कुराया। चीफ ने वंश को देखा और बेहोश था। उसके सर पर हमला से चोट था जो भी अभी भी विशाखा के मारने से लगा था। वो उसके लेवल में झुका उसे देखने लगा। उसे देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके होठ पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, फाइनली तुम मेरे हाथ चढ़ी गए वी आर। मैंने कहा था मुझसे होशियारी मत दिखाना। उसने रिद्धि को देखा और कहा, इसे ले जाओ और इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, मैं इस जगह को देख लूँगा। रिद्धि और विशाखा ने आई यस सर कहा और अपने कुछ साथियों को बुलाकर वंश को ले जाने के लिए कहा। एक ऑफिसर ने वंश के हाथों में हथकड़ी डाल दी और अपने साथियों के साथ उसे उठाकर ले गया। रिद्धि ने कहा, सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे मुझे सौंप दीजिए। इसका मुंह कैसे खुलवाना है कि मैं अच्छे से जानती हूँ। उसे ऑफिसर ने उसे वंश को ले जाने की परमिशन दे दी। रिद्धि ने ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई। वो विशाखा के साथ वंश के वैन में चली गई। विशाखा वैन चला रही थी और रितिका उसके पास बैठी थी। उसके वैन के आगे और पीछे उनके साथी थे। विशाखा ने कहा, वैसे मैम आपने क्या सोचा है? इसे तो हमें पकड़ लिया, अब आप क्या, अब चली, आपका मिशन अब पूरा हुआ ना? रिद्धि ने यह सुना और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, नहीं मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने मॉम से वादा किया है, मैं इस वंश को उसी तरह मारूंगी जिस तरह उसने मेरी मॉम के बेटे और मेरी फैमिली को मारा था। ये सोचते हुए उसकी आंखों में कठोरता के भाव आ गए और उसने कुछ चमकने लगा। उसने कहा, हाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरा काम पूरा हुआ। इधर वंश बेजान सा वैन में कभी इधर से कभी उधर लुढ़क रहा था। रात के अंधेरे में बिखरी चांद की रोशनी वैन की खिड़की से अंदर आ रही थी, वंश के चेहरे को चूम रही थी। तभी अचानक से वंश ने अपनी आंखें खोली। चांद की रोशनी में वंश की नीली आंखें चमक रही थीं। वंश रिद्धि और विशाखा की बात सुन रहा था। वंश ने अपने मन में कहा, ओह तो ये है इनका मिशन था। उसके होठ और मुस्कान आ गई। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वैन अब भी चल रही थी। वंश ने कहा, इट्स शो टाइम बेबी, और उसने एक जोरदार लात मारी और उसी वक्त वैन झटके से रुकी। इधर विशाखा ने झट से वैन रोकी और रिद्धि ने देखा और बोली, लगता है आगे की वैन की टायर पंचर हो गई है। रिद्धि ने कहा, तुम रुको मैं देखती हूँ, और वो वैन से बाहर आ गई। उसने इधर उधर देखा। वे लोग इस वक्त सुनसान जगह पर खड़े थे। रिद्धि सामने से वैन के पास आई और बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने वैन क्यों रोकी? एक ड्राइवर ने कहा, आई एम सॉरी मैम, लेकिन मुझे लगा यहाँ कोई है। रिद्धि ने उस तरफ देखा तो था ही कि कुछ उड़ती हुई चीज़ उसके तरफ आकर गिरी। ये टीयर गैस थी। रिद्धि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, आगे बढ़ो, यहाँ पर खतरा है, और वो अपनी वैन की तरफ भागी। लेकिन तब तक को जगह धुएं से भर चुकी थी। रिद्धि वैन में बैठने को ही थी कि एक गैस के कैन खिड़की से वंश के पास आ गई। रिद्धि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। रिद्धि वंश के वैन के पास आई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर देखा, पर ये क्या, वंश कहाँ गया? वंश गायब हो गया था।
उसने गुस्से से अपना हाथ गाड़ी पे मारा। डैम इट! उसने इधर उधर देखा लेकिन अब वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और वंश को लोकेशन देखने लगी। पिछली बार उसने जो लॉकेट वंश को दिया था उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा था, इसलिए जल्दी ही उसे पता चला कि वंश कहाँ है। वो हैरान हो गई क्योंकि वंश का लोकेशन उसे खुद से ही 1 मीटर दूर पर दिखाई दे रहा था। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। वंश उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। रिद्धि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले वंश ने आई विंग की और वहाँ से कूदकर भागने लगा। उसके हाथों में अब भी हथकड़ी लगी थी। रिद्धि हैरान हो गई। वो उसे पीछे भागी लेकिन तब तक वहाँ पर धुआं उस जगह पर फैल चुका था और आगे का उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रिद्धि ने जोर से अपना पैर पटका और गुस्से में बोली, डैम इट! इधर वंश आकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने अपनी आंखें बंद की और पीछे की तरफ गिर गया। अगली सुबह रायज़ादा हवेली में आज की सुबह सबकी नॉर्मल ही थी, जैसे हर रोज होती है, क्योंकि वंश के साथ कल रात क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता था, एक इंसान को छोड़कर। सब अपने अपने काम जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तभी सबके कानों में पुलिस सायरन की आवाज़ आई। ये आवाज़ सबको अलर्ट करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि कुछ सालों से यहाँ कई बार पुलिस आ चुकी थी वंश की छोटी मोटी शिकायत को लेकर, लेकिन आज कुछ अलग था। पुलिस ने एक बार भी आज किसी तरह की परमिशन नहीं ली और घर में घुसने की, और वे सब हर बार बहुत ज़्यादा लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे रायज़ादा हवेली में कोई जंग हवेली होने वाली है। एक वैन से कुछ लोग बाहर आए और सीधा हवेली में जाने लगे। वो लोग वंश को पकड़ने के लिए बनाई टीम के लीडर थे, जो दिखने में ही काफ़ी सख्त लग रहे थे। उनमें रिद्धि वहाँ नहीं थी क्योंकि वो एक एजेंट थी, इसलिए वो सबके साथ नहीं आ सकती थी। क्योंकि गार्ड्स को कहा गया था कि पुलिस को अंदर आने से नहीं रोकेंगे, इसलिए वे उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। वो सीधा अंदर आ गए। तब तक घर के सभी लोग नीचे लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए, वंश को छोड़कर। कोई कुछ कहता उससे पहले ऊपर से किसी की दमदार आवाज़ आई, क्या बात है लीडर खन्ना, आज आपको मेरे घर का रास्ता कैसे याद आया? इस आवाज़ को सुनते ही सब लोग ऊपर देखने लगे। अंश अपने पुराने अंदाज में अपने शर्ट की स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए सीढ़ी से नीचे आ रहा था। उसके चेहरे पर कठोरता तो नहीं, लेकिन थोड़ी खुश मिजाज से एक्सप्रेशन थे। वो किसी राजा की तरह चलते हुए नीचे आ रहा था। उसके आने से वो जगह एकदम शांत हो गई, जैसे अभी एक पिन भी गिर जाए तो उसकी भी छन की आवाज़ हो जाए। पर वहाँ की शांति को भंग करते हुए चीफ खन्ना अपने चेहरे पर सख्ती के भाव लाते हुए अंश के सामने आए और बोले, रायज़ादा साहब, हम आपके बेटे वंश सिंह रायज़ादा यानी वी.आर. एरॉन को खुलेआम इल्लीगल काम करने और कुछ लोगों को जान से मारने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। इस पर आपके पास अपने बेटे को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इस बार, क्योंकि आज वारंट भी है हमारे पास। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। अंश ने अपनी आंखें छोटी की और बोला, इल्लीगल काम? लीडर खन्ना, आप अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम भूल रहे हो इस वक्त तुम किसके घर पर खड़े हो और क्या बोल रहे हो? रायज़ादास ने कब का इल्लीगल काम करना छोड़ दिया है। ये सुनकर चीफ खन्ना ने बेधड़क से कहा, रायज़ादा साहब, हमारा मुंह मत खुलवाइए। हम जानते हैं आप ये सिर्फ ऊपरी तौर पे कह रहे हैं। आज भी अंडरवर्ल्ड का किंग तो आप ही हैं। आपने अपने बेटे को सही रास्ते पर चलने सिखाने की बजाय उसे अपनी तरह बना दिया है और अब उसके गुनाहों पर पर्दे डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद से अंश ने घूर कर सबको देखा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध दी। आज फिर से उस लड़के की वजह से लोग उसकी आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत कर रहे थे। उसने कहा, क्या कोई सबूत है मेरे बेटे के खिलाफ? ऑफिसर, जिसके बेस से आपके बेटे पर इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चीफ खन्ना ने अपने साथ खड़े अपने साथी को सबूत दिखाने का इशारा किया तो उसने एक फाइल अंश की तरफ बढ़ा दी। उसमें कल रात की तस्वीरें और रिपोर्ट थी कि शहर में काफ़ी दूर जंगल के बीच एक बड़ी सी फैक्ट्री में, जिसका मालिक था वंश सिंह रायज़ादा, और वहाँ का इल्लीगल काम किए जाते हैं। उसके साथ ही अब तक के कलेक्ट किए गए सभी डाटा उसमें मौजूद थे। वंश ने एक नज़र फाइल में देखी और उसे ज़मीन पर फेंकते हुए बोला, व्हाट रबिश, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
आपको यहाँ आने से पहले एक बार अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए। अभी तो सिर्फ 23 साल का ही है। क्या आपको यकीन है ये सब मेरे बेटे ने की है? चीफ खन्ना ने उन्हें ऐसे करते हुए देखा और कहा, रायजादा साहब, आप ऐसे सबूतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपका बेटा कल हमारी हिरासत से भाग गया। अपने बेटे को बुलाइए और उससे कहिए वो खुद को हमारे हवाले कर दे। ये सुनकर सब लोग फिर से हैरान हो गए और सबकी हैरानी को बढ़ते हुए अंश ने जोर से हंसते हुए बोला। उसे हंसते देखकर सब हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर सब उसे घूरने लगे। अंश ने अपनी हंसी रोकी और बोला, ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे आपकी बात पर थोड़ी हंसी आ गई। क्या कहा आपने? आपने कल मेरे बेटे को हिरासत में लिया। मैं बता दूं, वो कल पूरी रात मेरे साथ देश से बाहर था। और रही बात इस जगह का मालिक होने की बात, तो ये देखिए। ये कहते हुए उसने टेबल पर रिमोट उठाया और बड़ी सी टेलीविज़न स्क्रीन ऑन कर दी जिसमें एक न्यूज़ आ रही थी। न्यूज़ को देखकर सब हैरान हो गए। जिस जगह को ऑफिसर ने वंश का फैक्ट्री बताया था वो वहाँ नहीं थी, बल्कि वहाँ एक स्टील माइंस की खुदाई चल रही थी जो कि गवर्नमेंट करवा रही थी। ऑफिसर्स ये देखकर हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया। रातों रात ये जगह गायब कैसे हो गई। उसने हैरानी से अंश को देखा। अंश के चेहरे पर अब तक कठोरता के भाव आ गए थे। वहाँ का माहौल अब एकदम से अजीब हो गया। चीफ खन्ना ने कहा, यह कैसे हो सकता है? अंश सोफे पर फैलकर बैठ गया। उसने अपनी भारी लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा, अब देख लिया ना आपने। अब आप खुद ही बताइए। जब वो जगह ही नहीं है तो आप किस बेस पर मेरे बेटे को इतना बड़ा मुजरिम करार कर रहे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर ही सबके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। अब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि इतने दिनों में तक उन लोगों ने जो भी किया था, अब सब कुछ अंश के इस खेल के आगे बेकार निकला। चीफ खन्ना को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अचानक से अंश की आंखें कठोर हो गईं। उसने कहा, अब आपको यकीन हुआ? मेरे बेटे ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है, इसलिए अपना ये झूठा साबित उठाइए और जाइए यहाँ से। एक ऑफिसर ने चुपचाप वो फाइल उठा ली। वे जाने लगे तभी उसकी नज़र अंश के पीछे रेलिंग पर खड़े वंश के ऊपर पड़ी। वंश नीचे आ रहे सारे तमाशे को देख रहा था। उसकी नीली आंखें एकदम कठोर थीं। चीफ खन्ना ने पहले वंश के देखा और फिर अंश को देखते हुए बोला, अभी तो हम जा रहे हैं रायजादा साहब, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जल्द वापस आऊँगा। उस दिन आप अपने बेटे और साम्राज्य को टूटने से नहीं बचा सकते। अंश ने कहा, शौक से आइए खन्ना, मैं भी आपसे वादा करता हूँ उस दिन भी आप यहाँ से खाली हाथ ही जाएंगे जैसे आज जा रहे हैं। उसके बाद अब किसी ने कुछ नहीं कहा। ऑफिसर्स चले गए। उसके जाने के बाद सबका सवाल शुरू हो गया। सम्राट अंश के पास आते हुए बोला, अंश, क्या वो सच था? अंश ने कुछ नहीं कहा। सब उसके चुप्पी का मतलब समझ गए। आयांश ने जब ये वहाँ हो रही बातें सुन रहा था, वो गुस्से से वहाँ से बाहर चला गया। सोना भी गुस्से से हॉस्पिटल में के लिए चली गई। रूहानी, सिया, सानवी, सारांश, पीहू और सम्राट वहीं खड़े थे। अंश सोफे से खड़ा हुआ और कमरे की तरफ जाने लगा तो उसकी नज़र वंश पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। उसने गुस्से से उसे देखा। उसने कितनी बार वह उस लड़के को आगाह किया था, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मानता था। वो गुस्से से ऊपर आया और वंश के सामने खड़े होते उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए बोला, तुम कब सुधरोगे वंश? आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो उसके मुंह पर चिल्लाया। अंश का मुक्का इतना जोरदार था कि वंश का जबड़ा ही खिसक गया। वंश ने उसके होठों के किनारे हाथ लगाया तो देखा तो वहाँ से खून आ रहा था। उसने अपने डैड को गुस्से से देखा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो। एक फिंगर टच है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर एक फिंगर टच और आप चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप रीडर्स भी खुश, लिसनर्स भी खुश, है ना, क्योंकि आपको इतने अच्छे अच्छे मतलब कहानी में इतना इंटरेस्ट आ रहा है ना कि वंश का एकदम से और उसका रितिका का। अब मेरा भी कर दो ना, मुझे सब्सक्रिप्शन दे दो। सो नेक्स्ट एपिसोड 477, सारांश की बेगुनाही।
वंश ने घूरकर अपने डैड को देखा और जिसने अभी अभी उसके ऊपर हाथ उठाया था। सानवी, सिया, सारांश और पीहू नीचे खड़े होकर हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। वे पहली बार था जब वे दोनों आमने सामने होकर इस तरह बात कर रहे थे। नहीं तो आज से पहले अंश ने वंश को सिर्फ अकेले में ही वार्न किया था। वंश ने कहा, डैड, आपने मुझ पर हाथ उठाया। मुझ पर? उसके सवाल पर अंश ने घूर कर उसे देखा और बोला, हाँ, क्योंकि तुमने इसी के लायक हो। मैंने कितनी बार तुम्हें वार्न किया था इस सब से दूर रहने के लिए, लेकिन तुम कभी मेरी बात ही नहीं मानते। मैं कहाँ कह रहा हूँ वंश, अभी भी वक्त है, बंद करो ये सब, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। उसकी बात पर वंश अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोला, कम ऑन डैड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैंने नहीं कहा था मुझे बचाने के लिए, मैं अपना खुद देख सकता था, इसलिए आप मेरे मामले में पढ़ना बंद कीजिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा तो अंश ने कहा, ठीक है फिर, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? वंश जाते हुए बोला, हाँ मैं जा रहा हूँ, आपने जो किया है उसे ठीक भी तो करना है ना मुझे। आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है। और अंश ने उसे जुबान लड़ाते देखा तो गुस्से में कहा, तुम? पर सारांश पीछे से आकर उसे रुकते हुए बोला, डैड प्लीज़, वो सच में चला जाएगा। अंश ने उसके कंधे पर हाथ को झटका और उसे गुस्से से घूरते हुए वहाँ से चला गया। इधर वंश कमरे में आया। उसने सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच में रखा और आंखें बंद कर ली। उसने धुआं हवा में उठाया और बोला, रिद्धि रिद्धि रिद्धि, आखिर तुम क्या चीज़, तुमसे मुलाकात तो करनी ही होगी। उसने अपनी ज़रूरी चीज़ों ली और बैग में कपड़े लेकर घर से चला गया। इधर रितिका को जब पता चला कि वंश फ्री है तब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से एक लात दीवार पर मारी और बोली, इस वंश की किस्मत कितनी अच्छी है क्यों है, हर बार बच जाता है, पर अब नहीं बचेगा। अब खेल में सामने से लड़ूंगी। मैं तुम्हें जितने नहीं दूंगी वंश, तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना है, मैं तुम्हें अपनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगी, इतनी आसानी से बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। बहुत गुरूर है तुम्हें अपनी पावर पर अंश सिंह रायजादा। देखना है, मैं ये कसम खाती हूँ तुम्हें, मैंने सड़क पर नहीं लाया तो मेरा नाम रिद्धि सिंह नहीं। इधर सारांश हॉस्पिटल आया। उसने आते ही आज फिर से उसे अपनी नज़र अपने ऊपर महसूस हुई। उसने कहा, अब इस खुशबू ने क्या नया ड्रामा मचा रखा है। उसने सबको इग्नोर किया और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। वो जैसे चल रहा था वैसे वैसे उसके कानों में आवाज़ आ रही थी। उसने अपना सर हिलाया और अंदर जाने की था कि खुशबू भागकर उसके पास आई और उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, सारांश तुम उन सबूतों पर यकीन मत करना, वो झूठे हैं, कोई हम दोनों को अलग करने की साजिश कर रहा है। सारांश ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। खुशबू थोड़ा घबराई हुई थी। सारांश ने कहा, खुशबू आखिर बात क्या है, तुम साफ साफ कहोगी? खुशबू ने हैरानी से उसे देख कर कहा, क्या हमने हॉस्पिटल फॉरम नहीं देखा आपने? उसने कहा, तुम सच में नहीं जानते यहाँ क्या हो रहा है? सारांश ने नहीं में सर हिलाया। तभी एक डॉक्टर जो दिखने में सारांश की तरह था आगे आया और सारांश को अपने फ़ोन में न्यूज़ दिखाते हुए बोला, डॉक्टर सारांश, आपको ये देखना चाहिए। सारांश ने उसे देखा तो हैरान रह गया। वो उस दिन की वीडियो और ऑडियो थी जिस दिन खुशबू अपने बॉयफ्रेंड से अपना प्लान डिस्कस कर रही थी। सारांश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और जब उसने सुना कि खुशबू के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसका नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का है। उसने हैरानी से खुशबू को देखा। अब उसे समझ आया खुशबू क्या कहने की कोशिश कर रही थी। सारांश ने गुस्से से उसे देखा। खुशबू से आखिरी बार मनाते हुए बोली, सारांश, ये सब झूठ है, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, ये हमारा बच्चा है। सारांश, प्लीज़ मेरी यकीन करो, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं इसे एबॉर्ट कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन करो। ये कहते हुए वो रोने लगी। रोते हुए उसके चेहरे के लिए सारांश के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन सारांश उससे दूर हटते हुए बोला, डोंट टच मी खुशबू, तुम खेल खेल रही हो मेरे साथ, ये तो मुझे पता था,
लेकिन तुमने अपने इस गंदे खेल में ना जन्मे बच्चे को अपना मोहरा बना लिया और इसे जान से मारने की धमकी दे रही हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं? एक डॉक्टर होकर इस तरह बात कर रही हो। मैं जानता था ये बच्चा कभी मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे हाथ तक नहीं लगाया। तुमने ये सब मेरे डैड की प्रॉपर्टी पाने के लिए की। सारांश की बात पर खुशबू हैरान होते हुए बोली, सारांश प्लीज़ मेरा यकीन करो, मेरा तुम्हारे अलावा और किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा है। अगर तुमने हमें नहीं अपनाया तो मैं इस बच्चे के साथ कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। सारांश उसके पास आया और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, बस करो खुशबू, अब सब साफ है। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन ये वीडियो नहीं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। अब कोई फ़ायदा नहीं है ये सब बोलने की, क्योंकि यहाँ अब कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। खुशबू हैरान हो गई। उसने कहा, सारांश प्लीज़ मेरी बात। उसने इतना कहा ही था कि सारांश बोला, प्लीज़ खुशबू, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत बाकी है कि तुम अपने आप को मेरे ऊपर डाल सको। खुशबू वहाँ मौजूद लोगों की बात सुन रहा था। खुशबू वहाँ मौजूद लोग सब उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ दिन पहले ही उसके साथ से आज वो सब उसके ऊपर हंस रहे थे। उसने सबको देखा और वहाँ से भाग गई। उसके जाने के बाद एक नर्स उसके पास आई और बोली, डॉक्टर सारांश, वी आर सो सॉरी, हमने बिना सच जाने उसका साथ दिया। हमें नहीं पता था डॉक्टर खुशबू इस तरह की लड़की होंगी। सारांश ने कहा, इट्स ओके नर्स दीप्ति, सच तो एक दिन बाहर आना ही था, लेकिन ये पोस्ट फोरम पर किसने डाला? वो डॉक्टर जिसने सारांश को न्यूज़ दिखाया था वो सामने आते हुए बोली, ये मैंने डाला। सारांश ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिला? उस डॉक्टर ने का नाम भावेश था। भावेश ने कहा, वो सुबह एक लड़की मुझे ये देकर गई थी। उसने कहा था कि मैं इसे फोरम पर उसी तरह डालूं जिस तरह खुशबू ने वो झूठी न्यूज़ फैलाई थी, ताकि सबको उसकी असलियत का पता चल जाए। उस लड़की का जिक्र सुनकर सारांश जल्दी से बोला, एक लड़की? कौन थी वो लड़की? भावेश ने कहा, मुझे उसका चेहरा तो नहीं पता, क्योंकि उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था, लेकिन उसके चाल ढाल से वो लड़के की तरह थी। आई मीन कटी कटी जीन्स और छोटे छोटे बाल। उसके हाथ में टैटू भी था। यह सुनकर सारांश हो गया। उसने कहा, आद्या, ये तो मेरी आद्या ही हो सकती है। वो जल्दी से वहाँ से बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी उसे सोना कुछ दूर पर खड़ी नजर आई। सोना ने उसे देखा और धीरे से बोली, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, हमें तुम पर यकीन करना था। सारांश जल्दी से उसके पास आया और उसके गले से लगते हुए बोला, इट्स ओके मॉम, अब सब ठीक है ना, आपको मुझसे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। सोना ने कहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आई मीन खुशबू का सच? वो कह ही रही थी कि सारांश मुस्कुराते हुए बोला, मॉम मैं आपको बाद में बताता हूँ, मुझे आज छुट्टी चाहिए, मुझे कहीं जाना है। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग गया। सोना हैरानी से उसे देखने लगी। सारांश ने कार निकाली और दीप के ऑफिस की तरफ निकल गया, क्योंकि आद्या इस वक्त उसे वहीं मिलने वाली थी। वो बहुत खुश था। आखिर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके नाराज़ थी, उसे सब कुछ ठीक कर दिया था। वो उसे हक करना चाहता था, उसे थैंक्स कहना चाहता था। वो इतना फास्ट ड्राइव कर रहा था कि उसने आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में पार कर लिया। वो जल्दी से महेश्वरी फैशन स्टोर में आया। उसने देखा वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। वो जल्दी से भागकर अंदर आया और आद्या को ढूंढने लगा। उसने एक लड़की को रोकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये आद्या कहाँ मिलेगी मुझे? उस लड़की ने सारांश को अपनी चमकती आंखों से देखा, क्योंकि उसने उसका हाथ जो पकड़ रखा था। सारांश उसे कहीं खोए हुए देखकर उसकी हरकत करते हुए बोला, हेलो, कहाँ खो गई? आप मुझे बताओगे आद्या कहाँ मिलेगी? वो लड़की अपने होश में आते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी, मिस कपूर तो आज ऑफिस में नहीं है। एक सप्ताह बाद लंदन में फैशन शो होने वाला है। वो सुबह ही वहाँ की अटेंडमेंट देखने गई हैं, अरेंजमेंट देखने गई हैं। ये सुनकर सारांश की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, ओह तो वो कब आएगी? उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता सर, उन्हें आने में 1 महीना लग सकता है। यह सुनकर सारांश का मुंह उतर गया। वो ऑफिस से बाहर चला गया और जाकर सीढ़ी पर बैठ गया। उसने कहा, यार ये तूने अच्छा नहीं किया, तू मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है?
सारांश ने अपना फ़ोन निकाला और उसका नंबर डायल करने लगा, लेकिन देश से बाहर होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसने कहा शायद वो फ्लाइट में होगी। उसने उसके लिए SMS छोड़ वहाँ से चला गया। 1 सप्ताह बाद। प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जो रह गए। सुबह 9 बजे। रूहानी का आज ऑफिस में पहला दिन था, लेकिन महारानी रूहानी सिंह रायजादा तो घोड़े हाथी सब कुछ बेचकर आराम से सो रही थी। अलार्म भी अब तक बजते बजते थक चुका था, लेकिन रूहानी की नींद मानो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रूहानी को आधा ब्लैंकेट बेड पर नीचे लटका था और वो उसमें उलझ कर सो रही थी। आयश वॉशरूम में टॉवल पहनकर बाहर आया। उसने रूहानी को देखा, अपना सर हिलाकर तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार हो गया। उसने रूहानी को देखा, उसके पास आ गया। वो उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए बोला, रूहानी उठो। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उठा लिया। रूहानी ने उसे अपनी आधी खुली आंखों से देखा। उसने आयश की कमर में हाथ लपेटा और उसे बैठे बैठे ही हक करते हुए बोली, आयश जी, आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं तैयार होकर? क्या सुबह हो गई? आयश ने हैरानी से उसे देखा और उसकी गर्म सांसों से आयश के पेट पर गुदगुदी सी हो रही थी। वो उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हाँ, सुबह कब की हो गई? क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? तुम्हारा आज पहला दिन है। क्या आज ऑफिस से बाहर जाना चाहती हो? ये सुनकर रूहानी की आंखें झट से खुल गईं। उसने आयश को देखा और वक्त देखते हुए बोली, क्या क्या हम लेट हो गए? ओह गॉड, हमें जाना है। उसने आयश को धक्का दिया और सीधा वॉशरूम में भाग गई। आयश ने उसकी इस हरकत की हैरानी से उसे देखा। ये लड़की। वो नीचे आ गया। वहाँ पर सारांश, सोना, अंश, सानवी, सम्राट, पीहू, नीलिमा और सिया पहले से ही मौजूद थे, पर वंश वहाँ नहीं था, क्योंकि 7 दिन पहले ही कहीं चला गया था। सोना उससे नाराज़ थी, इसलिए उसने एक बार भी वंश के बारे में कुछ नहीं पूछा और न ही किसी से उसके बारे में बात की। आयश ने सबको ज्वाइन कर ली। अभी उसने खाना शुरू ही किया था कि नीलिमा बोली, आयश, रूहानी कहाँ है? क्या वो अभी तक सो रही है? आज उसका पहला दिन है ना काम पर? आयश अपना मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, आ रही है अभी। उसने इतना कहा ही था कि रूहानी भागते हुए सबके पास आ गई और आयश के हाथ से निवाला छीनकर उसने खाते हुए कहा, ओह गॉड, हमें लेट हो रही है, प्लीज़ आप बाद में खा लेना। वो बैठ गई और आयश का प्लेट अपने पास लेकर खाने लगी। सबने हैरानी से उसे देखा। नीलिमा बोली, आराम से बेटा, आयश भी यही है ना, तुम उसके साथ चली जाना। रूहानी के मुंह में खाना फूलता वो उसी तरह बोली, नहीं डैडी माँ, ये तो कंपनी के बॉस हैं, उन्हें लेट जाने की कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, लेकिन अगर मैं लेट हो गई तो मुझे डांट पड़ेगी। आयश ने हैरानी से उसे देखा और रूहानी की सुनकर अंश ने उसके मज़े लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम कंपनी के बॉस की वाइफ हो, लेट जाने से भी तुम्हें कोई काम से नहीं निकालेगा। उसकी बात पर रूहानी फिर से उसी तरह बोली, ओए सोचो जो आपने जानते, उन्होंने कल रात हमसे कहा था कि अगर हम आज ऑफिस जाने में लेट हो गए तो हमें आज ही काम से निकाल देंगे। ये सुनकर सब सारा आयश को देखने लगे और आयश बेचारा अपनी बीवी की बातों में फंस गया था। रूहानी अपनी कलाई में घड़ी देखते हुए बोली, हे भगवान, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग गई और उसके जाने के बाद एक बार फिर से आयश को सब देखने लगे। सम्राट ने कहा, ये क्या था? तुमने बच्ची को ठीक से खाना भी नहीं दिया, कितनी जल्दी में गई है वो। सम्राट की बात पर आयश बोला, बड़े पापा, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसे उठने में ही लेट हो जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी बात पर सारांश उसे छिड़ते हुए बोला, हाँ, उठेगी भी कैसे, आओ रात भर उसे सोने कहाँ देते हो। उसकी बात पर आयश को खांसी आने लगी और सब सारांश को घूरने लगे। सारांश को एहसास हुआ उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो अपनी बत्ती सी चमकाते बोला, ओह, वो मुझे भी हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है, मैं जाता हूँ ना। और वो आयश को कुछ कहने से पहले चला गया। आयश भी वहाँ से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए चला गया और उसके जाने के बाद सब हंसने लगे। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मज़ेदार
स्टोरी सुनिए।